स्टूडेंट्स, अब अगले स्टेप के अंदर हम पैराग्राफ टेक्स्ट को टाइप करेंगे और कोरल ड्रा के अंदर कुछ पैराग्राफ टेक्स्ट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शन जो हैं उनको भी अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो उस वक्त यूज़ होता है जब टेक्स्ट की लार्जर बॉडीज़ हों। जैसा कि अगर आप डिज़ाइन करना चाहते हैं ब्रोशर या न्यूज़लेटर या कैटलॉग, ये ऐसे डॉक्यूमेंट हैं जिनके अंदर टेक्स्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, तो फिर इसके लिए हम पैराग्राफ टेक्स्ट जो है वो यूज़ करते हैं। अब कोरल ड्रा के अंदर हम सबसे पहले पैराग्राफ टेक्स्ट को ऐड करने का तरीका जो है वो देखते हैं। तो कोरल ड्रा को हम ओपन करते हैं। पैराग्राफ टेक्स्ट लिखने के लिए हम टेक्स्ट टूल को क्लिक करेंगे। अब अगले स्टेप के ऊपर हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे। जब भी आपने पैराग्राफ टेक्स्ट लिखना है तो आपने सिंपल क्लिक नहीं करना, आपने क्लिक करके ड्रैग करना है। टेक्स्ट फ्रेम क्रिएट करने के बाद अब हम इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करते हैं। तो हम इसके अंदर 3 तरह से टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। पहला मेथड तो ये है कि आप इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखना है उसको आप कीबोर्ड से टाइप करें। हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। मैं इसको 100% ही जूम कर देता हूँ और इसको नीचे पैन कर देता हूँ। अब मैंने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है तो मैं क्या करूँगा, मैं टेक्स्ट टाइप कर दूँगा जैसे ABCDEF। तो इस तरह से आप टाइप करके अपना टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ टेक्स्ट चाहिए, आप इतना ज़्यादा टाइप नहीं करना चाहते, ना आपके पास इतना ज़्यादा टेक्स्ट है कि आप टाइप करें, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है, तो आप कोरल ड्रा के अंदर सैम्पल फिलर टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आती है, लेकिन इस वक्त ऑप्शन नहीं आ रही क्योंकि आपने उसके अंदर कुछ थोड़ा सा टाइप कर दिया टेक्स्ट। पहले आप इसको डिलीट करें। मैं कंट्रोल A करके इसको डिलीट करता हूँ। जब आप अपना टेक्स्ट ऐड कर देते हैं तो फिर इस सैम्पल फिलर टेक्स्ट की ऑप्शन नहीं आती। अब देखिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये आ जाएगा इंसर्ट प्लेस होल्डर टेक्स्ट। इसको आप क्लिक करें तो ये पैराग्राफ फ्रेम के अंदर ऐड हो जाएगा। अच्छा, तीसरा मेथड ये है कि आपके पास अगर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के अंदर जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या नोटपैड के अंदर कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो भी आप इसके अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं, तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास पहले से ये लिखा हुआ टेक्स्ट है, तो मैं इसको अपने टेक्स्ट फ्रेम के अंदर इंपोर्ट करूँगा। फिर इसके ऊपर टेक्स्ट से रिलेटेड फॉर्मेटिंग के ऑप्शन जो है वो अप्लाई करेंगे। तो मैं इसको अनडू करता हूँ। अनडू करने के बाद मैं इसके अंदर डबल क्लिक करता हूँ ताकि कर्सर जो है वो इसके अंदर आ जाए, और उसके बाद फाइल और इंपोर्ट की कमांड जो है इसको क्लिक करूँगा। उसके बाद मेरे पास ये टेक्स्ट है अलाइनमेंट्स .txt। ये एक सिंपल टेक्स्ट फाइल है। इसको मैं क्लिक करके यहाँ से इंपोर्ट का बटन प्रेस करूँगा। जब मैं इंपोर्ट का बटन प्रेस करूँगा तो 3 ऑप्शंस यहाँ पे आएंगी, मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, कि जो टेक्स्ट आप इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अंदर अगर फॉर्मेटिंग है और उसका कोई अपना फ़ॉन्ट है तो वही कोरल ड्रा में भी आके वही फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई हो जाए, या फ़ॉन्ट चेंज हो जाए लेकिन फॉर्मेटिंग जो उसके ऊपर अप्लाई है, जैसे कलर्स वगैरह किए हुए हैं या बोल्ड इटैलिक वगैरह किए हुए हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग है वो अप्लाई रहे। या फिर डिस्कार्ड फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग, या जो टेक्स्ट मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ उसके ऊपर सारी की सारी फॉर्मेटिंग ख़त्म हो जाए, सिंपल टेक्स्ट जो है वो इंपोर्ट हो जाए। मैं इस ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो भी उसके अंदर फॉर्मेटिंग है वो सारी ख़त्म हो जाए और मैं कोरल ड्रा के अंदर दोबारा नए सिरे से फॉर्मेटिंग अप्लाई करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने इंपोर्ट टेबल एज, अगर आपके टेक्स्ट के अंदर कोई टेबल है तो वो कोरल ड्रा के अंदर भी एज अ टेबल ही इंपोर्ट हो, या वो सिंपल टेक्स्ट बन जाए आके। तो मैं यहाँ से टेबल के ऑप्शन ही सिलेक्ट करूँगा। इससे अगर टेबल होगा तो वो टेबल ही रहेगा, अगर वो टेक्स्ट है तो वो फिर टेक्स्ट ही रहेगा। तो अगर टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो फिर आप ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। टेबल्स की लाइंस ख़त्म हो जाएंगी, टेक्स्ट रह जाएगा अगर आप ये वाली ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। अब मैं ओके का बटन प्रेस करूँगा तो ये देखें, जब हमने इंपोर्ट किया तो इसके अंदर ये फ़ॉन्ट जो है ये आ गया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल्ड है, और इसका नाम है स्विस 721 BLK BT। जिस टेक्स्ट से हमने इंपोर्ट किया उसके अंदर अगर फॉर्मेट और फ़ॉन्ट में जाएं, हालांकि जो टेक्स्ट हमने इंपोर्ट किया उसके ऊपर ये वाला फ़ॉन्ट अप्लाई हुआ था, कंसोलेस। हम अपनी अलग फॉर्मेटिंग करेंगे। मैं सबसे पहले फ़ॉन्ट जो है वो रिप्लेस करके कैलिब्री या एरियल कर देता हूँ। मैं कंट्रोल A करके सबको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ मैं टाइप करूँगा। ये टाइप करने के बाद मैंने एंटर प्रेस किया तो मेरा फ़ॉन्ट जो है वो कैलिब्री आ गया। अच्छा जी, कोरल ड्रा के अंदर जो हमने टेक्स्ट इंपोर्ट किया है, कोरल ड्रा के अंदर पैराग्राफ और अलाइनमेंट की सेटिंग को इस्तेमाल करते हुए हम अपने टेक्स्ट के ऊपर भी इस तरह की फॉर्मेटिंग और डिज़ाइन अप्लाई कर देंगे। ये लेटर में सबसे पहले जिसको लेटर लिखा गया है उसका नेम राइट साइड के ऊपर है, ठीक है। उसके बाद एड्रेस जो है वो सेंटर में दिया हुआ है। फिर यहाँ जिसको
लेटर लिखना है उसका नेम है और आगे पैराग्राफ्स लिखे हैं और जिसने लेटर लिखा हुआ है वो लास्ट के ऊपर। ये भी लेफ़्ट अलाइनमेंट है, ये भी लेफ़्ट अलाइनमेंट है। इन पैराग्राफ्स को हमने जस्टिफाई करना है। ये सेंटर अलाइनमेंट है और ये राइट अलाइनमेंट। तो इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे कोरल ड्रा के अंदर। हम सबसे पहले फिर इसलिए अलाइनिंग टेक्स्ट करेंगे और पैराग्राफ की स्पेसिंग जो है वो एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं। अच्छा, ये दोनों लाइंस को मैं सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से आप पैराग्राफ टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। अगर ये डॉकर्स ओपन नहीं है, जब आपने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर सकते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़। तो फिर यहाँ पे अगर ये करेक्टर है तो आप इसको चेंज करके पैराग्राफ ओपन कर सकते हैं। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले इन दो लाइन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इसको राइट अलाइन करना होगा। यहाँ पे मैं राइट अलाइन कर दूँगा। उसके बाद ये 4 लाइंस को आप सिलेक्ट करें और सेंटर अलाइनमेंट जो है इसको आप क्लिक करें, ये सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद ये यहीं पे रहेगा। अब ये जो है ये 2 पैराग्राफ्स हैं जो साथ ही जुड़े हुए हैं। उसमें एक पैराग्राफ यहाँ तक है, ये एक पैराग्राफ है, और दूसरा एनक्लोज से शुरू होता है और वो यहाँ तक है। मैं इसके अंदर फर्स्ट लाइन इंडेंट यूज़ करूँगा। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या होता है? जब आप इंग्लिश में लिखते हैं तो पैराग्राफ की जो फर्स्ट लाइन होती है उसको आप ½ इंच राइट साइड की तरफ कर देते हैं। इसको फर्स्ट लाइन इंडेंट कहा जाता है। तो मैं इस पैराग्राफ में कर्सर रखूँगा, इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये यहाँ पे है फर्स्ट लाइन इंडेंट। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.5 लिख के एंटर करेंगे तो ये फर्स्ट लाइन इंडेंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला पैराग्राफ जो है उसमें भी आप कर्सर रखें और 0.5 लिख के आप एंटर प्रेस कर दें। अब ये दोनों कुछ पैराग्राफ लगने लगे हैं। अब हमने ये करना है, एक तो ये कि दोनों पैराग्राफ के दरमियान स्पेसिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग, पैराग्राफ से पहले अगर आपने स्पेस देनी है तो ये ऑप्शन यूज़ करते हैं। दूसरी नीचे है आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग, अगर पैराग्राफ के बाद में स्पेस अगर आपने देनी हो तो फिर आप इसके अंदर टाइप करेंगे वैल्यू। मैं इस पैराग्राफ से पहले भी स्पेस देना चाहता हूँ क्योंकि ये लाइन लिखी हुई है, इसके और पैराग्राफ के दरमियान में स्पेस होनी चाहिए। अब इस और इस पैराग्राफ के दरमियान में भी स्पेस होनी चाहिए, यानी इस पैराग्राफ से पहले भी चाहिए, बाद में भी चाहिए। तो मैं इसी में कर्सर रखता हूँ और रखने के बाद यहाँ पे स्पेस जो है वो टाइप कर देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आप परसेंटेज में भी स्पेस टाइप कर सकते हैं या पॉइंट में भी टाइप कर सकते हैं। नीचे ये ऑप्शन है, इसको सिलेक्ट कर लें, परसेंटेज ऑफ करेक्टर हाइट और या पॉइंट्स, परसेंटेज ऑफ पॉइंट साइज़। तो मैं यहाँ से पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा, इससे पॉइंट्स में आती है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से अंदाज़ा होता है। सबसे पहले मैं यहाँ से इसको क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद पैराग्राफ से पहले 36 की आमतौर पे मैं स्पेस देता हूँ। ये टाइप करके एंटर करूँगा तो इतनी स्पेस हो जाएगी। इसी तरह इस पैराग्राफ के बाद में भी मुझे स्पेस चाहिए तो मैं 36 टाइप करने के बाद एंटर करूँगा, स्पेस हो जाएगी। अच्छा, अब इस पैराग्राफ के अंदर रखता हूँ, इसके बाद में भी मैं 36 की स्पेस दे देता हूँ ताकि ये नीचे चला जाए। तो एक दफ़ा फिर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ पॉइंट्स और यहाँ पे लिखता हूँ 36 और एंटर करूँगा। इसके बाद 36 की स्पेस हो जाएगी। अब ये मेरा टेक्स्ट जो है ये बिल्कुल ठीक हो चुका है। अच्छा, अब लाइन के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस जो है वो भी इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। अगर आपने लाइंस के दरमियान स्पेस देनी है तो ये लाइन स्पेसिंग है, मैं 20 की लाइन स्पेसिंग रखना चाहता हूँ और यहाँ पे टाइप कर दिया और इसी तरह इसको प्रेस किया और यहाँ भी 20 पॉइंट्स की लाइन स्पेसिंग यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो ये देखें, इस तरीके से मैंने पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद में स्पेस क्रिएट की है और लाइन के दरमियान स्पेस क्रिएट की है और अलाइनमेंट के लिए से लेफ़्ट, सेंटर और राइट अलाइनमेंट की है। इस तरह से ये हमारा पूरा डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होके एक अच्छे लेटर फॉर्मेट में तब्दील हो गया है। अच्छा, एक और बात, कुछ लोग लाइन में स्पेस के लिए जस्ट एंटर प्रेस कर देते हैं। इस तरह से आपने स्पेस क्रिएट नहीं करनी। जब आप इस तरह से स्पेस क्रिएट करते हैं वो जो स्पेस होती है वो भी एक पैराग्राफ ही बन जाता है। तो जब आप सेटिंग अप्लाई करते हैं तो फिर बाजू का इस तरह की चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। कोरल ड्रा के अंदर टाइप करने के बाद जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो एंटर प्रेस करने के बाद बेशक आप एक लाइन लिखें या हाफ लाइन लिखें, वो एक पैराग्राफ के ही इक्वल होता है। तो जब आपने पैराग्राफ क्रिएट करना है तो फिर ही आपने एंटर प्रेस करना है, वरना अगर आपने स्पेस देनी है पैराग्राफ के दरमियान तो आपने इन्हीं ऑप्शंस के ज़रिए से देनी है। बाद में सेटिंग जो है वो अप्लाई करनी आसान हो जाएंगी। अच्छा, एक और चीज़, जब बाज़ औक़ात आप इंपोर्ट करते वक्त फ़ॉन्ट
फ़ॉन्ट और फॉर्मेट जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और डिस्कार्ड कर देते हैं तो बाज़ औक़ात फिर फ़ॉन्ट कोरल ड्रा के अंदर वो नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ आ जाती है जिसको फिर आपको मैनुअली सेट करना पड़ेगा। आप जैसे देखें तो यहाँ पे ये अपॉस्ट्रॉफी थी, वहाँ पे वो उस तरह के करैक्टर्स बन गए हैं, तो इनको आप फिर मैनुअली जो है वो टाइप करके जो है वो ठीक कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे भी आ गए हैं तो मैं यहाँ पे दोबारा डबल कोट जो है वो दे देता हूँ। इधर भी उसी तरह से थे, इनको मैं डिलीट करके तो सिंगल कोट जो है वो लिख देता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद अगला हमारा प्लेसिंग नेक्स्ट है प्लेसिंग पैराग्राफ टेक्स्ट इनसाइड एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर आप किस तरह से टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। तो कोरल ड्रा में चलते हैं, उसके लिए मैं फ़ाइल में जाके ओपन और यहाँ से एक फ़ाइल ओपन करता हूँ। अच्छा जी, वही फ़ाइल है जिसके ऊपर अभी हमने काम किया था। तो इसमें आप देखें कि टेक्स्ट लिखा हुआ है एलिप्स के अंदर। तो इस तरह से अगर आपने किसी भी शेप के अंदर टेक्स्ट लिखना है तो हम उसको किस तरीके से लिख सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको डिलीट करता हूँ। डिलीट करने के बाद हम अपना टेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं। इसको डिलीट किया। अब मैं यहाँ से एलिप्स क्रिएट करता हूँ। आप कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं, आप पॉलीगॉन भी क्रिएट कर सकते हैं, जौन सी मर्जी शेप क्रिएट करें उसके अंदर टेक्स्ट जो है वो लिख सकते हैं। आप पेन टूल के ज़रिए से अपनी कोई शेप जो है वो क्रिएट कर लें, जैसी आपकी मर्ज़ी है, उसके अंदर भी टेक्स्ट उसी तरह से लिखा जाएगा। मैंने ये एलिप्स क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मैं इसका साइज़ 5/3.5 कर देता हूँ। अच्छा, इसके अंदर आपने टेक्स्ट जो है वो लिखना है। अब मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल लेता हूँ। टेक्स्ट टूल लेने के बाद आपने इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है। तो ये देखें, इसके पास माउस लेके आए हैं, इसके पॉइंटर को नोट करें। इसके पॉइंटर में एक आई बीम है और उसके नीचे कर्व बना हुआ। जब इस तरह का पॉइंटर हो तो आपने क्लिक नहीं करना है। इसका मतलब यह है कि जो टेक्स्ट आप लिखेंगे एलिप्स के बॉर्डर या आउटलाइन के साथ साथ टेक्स्ट जो है वो लिखा जाएगा, जिस तरह से पहले हमने लिखा था। आपने थोड़ा सा इसके अंदर मूव करना है अपने पॉइंटर को। अब देखें, इसके पॉइंटर को नोट करें, उसी तरह आई बीम है लेकिन उसके नीचे छोटी सी डॉटेड रेक्टेंगल है। इसका मतलब है कि अब पैराग्राफ टेक्स्ट लिखा जाएगा और इसके अंदर लिखा जाएगा। अब आप क्लिक कर दें। जब आप क्लिक करेंगे तो उसी तरह एक पैराग्राफ फ्रेम उसके अंदर बन जाएगा डॉटेड। तो उसके अंदर अब हम टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मैं एक दफ़ा फिर टाइप करने की बजाय मेरे पास टेक्स्ट है, उसी को मैं इंपोर्ट करूँगा। ये मेरे पास फाइल है तो मैं इसको इसी तरह इंपोर्ट करूँगा। इस दफ़ा मैं इसके ऊपर जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई हैं वो भी उनको भी साथ ही इंपोर्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पे कोरल ड्रा में चलता हूँ। मैं यहाँ पे उसी तरह फाइल इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद अब यहाँ पे हमारी फ़ाइल जो है उसका नाम है वियतनाम। इसको क्लिक करें और इंपोर्ट कर दें। अच्छा, मैंने एक चीज़ और भी बतानी थी जो मैं पिछली दफ़ा इंपोर्ट करते हुए भूल गया था। वो ये है कि जब आप पहली दफ़ा किसी टेक्स्ट को इंपोर्ट करेंगे, हो सकता है ये डायलॉग बॉक्स ना आए, बल्कि आपको जो है आपको ये मैसेज आ जाए, install compatibility pack. Compatibility pack is recommended for this feature. To download and install compatibility pack along with required service packs, click OK. तो ये मैसेज आएगा, आपने इसको ओके कर देना है। जब आप इसको ओके करेंगे तो फिर ये इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो 1-2 मिनट के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ये बंद हो जाएगा। आप फिर दोबारा फाइल में जाके इंपोर्ट की कमांड जो है उसको क्लिक कर सकते हैं। मेरा ये मैसेज पहले आ चुका है, मैं क्योंकि पहले इंस्टॉल कर चुका हूँ इसलिए मेरे ये ऊपर अब ये मैसेज नहीं आ रहा। तो मैं यहाँ से अब डिस्कार्ड फॉन्ट एंड फॉर्मेटिंग नहीं करूँगा, मैं करूँगा मेंटेन फॉन्ट्स एंड फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये करने के बाद ओके का बटन जो है वो प्रेस कर दूंगा। उसी तरह टेक्स्ट जो है वो इसके अंदर इंपोर्ट हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं। अब हम इसको भी इसके अंदर सेट करते हैं। लाइन स्पेसिंग ठीक नहीं है, बस जो टाइटल है वो भी आधा फर्स्ट लाइन के ऊपर और थोड़ा सा नीचे आ रहा है। मैं इसको यहाँ पे क्लिक करके एंटर प्रेस करूँगा ताकि पूरा सेकंड लाइन के ऊपर आ जाए। मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके इसके दरमियान स्पेस या अरेंज करनी जो है वो कम करके इसको ऊपर वाली लाइन के ऊपर भी फिट कर सकता था। इस पैराग्राफ में आता हूँ, इसकी लाइंस के दरमियान फासला जो है वो इंक्रीज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे लाइंस के दरमियान फासला जो है वो 20 कर देता हूँ ताकि ये सेट हो जाए और मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ। अब नीचे वाली लाइंस है इसके दरमियान भी मैं फासला जो है वो ज़्यादा करूँगा। अच्छा, अब एक चीज़ नोट करें कि जब मैंने इसके दरमियान फासला जो है वो ज़्यादा किया तो ये जो फ्रेम है टेक्स्ट ये रेड हो गया। ये या तो ब्लैक होता है
या रेड होता है। अगर ब्लैक होगा तो इसका मतलब ये होगा कि जो टेक्स्ट आपने इसके अंदर लिखा हुआ है वो इसके अंदर फिट आ गया है। अगर टेक्स्ट ज़्यादा होगा तो वो इसके अंदर फिट नहीं आएगा, पूरा नज़र नहीं आएगा, तो ये रेड हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि आप इसको इंक्रीज़ करें इस एरिया को, ताकि टेक्स्ट इसके अंदर फिट आ जाए। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये होती है कि अगर आप कहते हैं कि आपने इसका साइज़ इतना ही रखना है और टेक्स्ट इसके अंदर फिट आ जाए, तो आप टेक्स्ट में जाएं और यहाँ पे ऑप्शन होती है पैराग्राफ टेक्स्ट फ्रेम, फिट टेक्स्ट टू फ्रेम। आप इसको क्लिक कर दें। जब आप इसको क्लिक करेंगे पूरा टेक्स्ट इसके अंदर ही फिट आ जाएगा और वो देखें दोबारा ब्लैक हो जाएगा। हम ये नहीं करना चाहते, हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर देते हैं। मैं अनडू करता हूँ तो ये रेड हो गया। हम इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ करेंगे। मैं यहाँ से लेता हूँ पिक टूल और थोड़ा सा हम इसका जूम जो है वो कम करते हैं। मैं 100% कर देता हूँ और ऊपर को स्क्रॉल करते हैं और मैं शिफ्ट के साथ इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसको मूव करके भी थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ ताकि वियतनाम वर्ड वो ऊपर चला जाए, वो वाइट जगह के ऊपर आ जाए। अच्छा, अब हम इसके दरमियान स्पेसिंग जो है उसको एडजस्ट करते हैं। डबल क्लिक करें ताकि कर्सर इसमें आ जाए। अच्छा, वियतनाम को सिलेक्ट करता हूँ, इसका देखता हूँ। देखिए इसके बिफोर पैराग्राफ स्पेसिंग आ रही है, हालांकि इससे पहले तो हमें स्पेस चाहिए नहीं। मैं तो इसको यहाँ पे 0 कर देता हूँ और इसके बाद स्पेस जो है इसको भी 0 और ये लाइन स्पेसिंग भी ज़रूरत ही नहीं है तो 0 कर दें बेशक। अच्छा, इस पैराग्राफ जो है इसमें कर्सर रखें। इसकी लाइन स्पेसिंग आपने 20 की, इससे पहले आपको स्पेस चाहिए। मैं यहाँ स्पेस जो है वो 36 कर देता हूँ, ये स्पेस हो जाएगी। इसके बाद में भी मुझे 36 स्पेस चाहिए ताकि वो पैराग्राफ नीचे आ जाए। अभी तक ये ब्लैक ही है तो इसके अंदर ही टेक्स्ट जो है वो फिट है। और इसको सिलेक्ट करके इसके स्टार्ट में, जब इसके एंड पे मैंने स्पेस दे दी तो इसके स्टार्ट में ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जितनी है रहने दें। और इसके एंड के ऊपर स्पेस तो हमें चाहिए नहीं, तो आप एंटर प्रेस कर दें ताकि जगह नीचे बच जाए। अच्छा, ये करने के बाद मैं इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इसको भी सेंटर कर दूँगा। तो ये देखें इस तरह से प्रॉपर तरीके से स्पेस भी आ गई पैराग्राफ्स के दरमियान और ये अच्छे तरीके से यहाँ पे फिट भी आ गए। मैं टेक्स्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट फ्रेम में जाके फिर टेक्स्ट टू फ्रेम, ताकि अगर थोड़ा सा डिफरेंस है तो वो भी कवर हो जाए, तो प्रॉपरली इसके अंदर फिट हो जाए। जैसे अब हम ये चाहते हैं कि एलिप्स नज़र ना आए। अगर हम इसको हाइड करना चाहते हैं तो हम इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, नज़र नहीं आएगा। इस तरीके से आप इसको हाइड कर सकते हैं। अच्छा, एक और ऑप्शन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इसको इससे अलहदा करना चाहें, कि आप कहते हैं कि जो टेक्स्ट आपने एलिप्स के अंदर लिखा है वो इससे अलहदा हो जाए, दोनों सेपरेट हो जाएं, पहले इनको सिलेक्ट कर लें। उसके लिए आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, एलिप्स को सिलेक्ट नहीं करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और ऑब्जेक्ट में जाएं और यहाँ ऑप्शन आएगी ब्रेक पैराग्राफ टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ अपार्ट। ये देखिए, अगर आपने सिर्फ एलिप्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ आ गए तो फिर ये ऑप्शन नहीं आती। तो टेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट और यहाँ पे क्लिक करेंगे ब्रेक पैराग्राफ टेक्स्ट इनसाइड अ पाथ अपार्ट, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये अलहदा हो जाएगा। आप अलहदा मूव कर सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं ये करना चाहता। मैं अनडू करूँगा, एक दफ़ा फिर अनडू करूँगा और एक दफ़ा फिर तो वापस उसी के अंदर आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आप इसको अलहदा भी करना चाहें, साथ ही एलिप्स को डिलीट करना चाहें, तो आप इसको सिंपली सिलेक्ट करके डिलीट कर दें तो ये डिलीट भी हो जाएगा और हमारा टेक्स्ट जो है वो उससे सेपरेट हो जाएगा। तो इसको अनडू करें। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके यहाँ किसी कलर के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो एलिप्स का बॉर्डर भी चेंज होता है और कलर का भी। अगर आप सिर्फ एलिप्स का बॉर्डर चेंज करना चाहें तो कंट्रोल-G अनडू करें, सिर्फ एलिप्स को सिलेक्ट करें और यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो सिर्फ इसी का बॉर्डर जो है वो चेंज होगा। मैं क्योंकि इसको हाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे नो बॉर्डर इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो एलिप्स जो है वो हाइड हो जाएगा। ये हमें नज़र आ रहा है डॉटेड फ्रेम, लेकिन ये वैसे ही नज़र नहीं आएगा फाइनल डॉक्यूमेंट में। जब हम इसको सेव करेंगे या इसको प्रिंट करेंगे तो ये नज़र ही नहीं आएगा। जैसे ये देखें, फाइल में जाके हम प्रिंट प्रीव्यू में जाते हैं तो ये देखें प्रिंट प्रीव्यू के अंदर ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा और सिर्फ हमें अपना टेक्स्ट जो है वही नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप क्लोज़ कर दें प्रिंट प्रीव्यू। अब आप ये भी जान चुके हैं कि किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर पैराग्राफ टेक्स्ट को प्लेस किया जा सकता है। और आपने ये ऑप्शन भी देख ली कि एडजस्टिंग टेक्स्ट टू फिल द टेक्स्ट फ्रेम। जैसे आपने ये वाली ऑप्शन कौन सी है जो भी आपने अप्लाई की थी,
यहाँ पे आपने क्लिक किया था और टेक्स्ट में जाके आपने इस ऑप्शन को फिट टेक्स्ट टू फ्रेम, ये वही वाला पॉइंट है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है अलाइनिंग टेक्स्ट बाय यूजिंग अ बेस लाइन ग्रिड, कि बेस लाइन ग्रिड के ऊपर आप टेक्स्ट को किस तरह से अलाइन करते हैं और इसका हमें फ़ायदा क्या होता है। तो इसको अब हम देखते हैं। कोरल ड्रा में चलते हैं, मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ एक पिक्चर, ये लाइंड पेपर टेम्पलेट, इसको मैं क्लिक करूँगा और अपने डॉक्यूमेंट के अंदर ले आऊँगा। मेरे डॉक्यूमेंट का साइज़ भी इस वक्त 8.5 इंचज़ बाय 11 इंचज़ है और इस पेज का साइज़ भी इतना ही है, 8.5 बाय 11 इंचज़ है। अब मैं कुछ टाइप करना चाहता हूँ जो इसकी लाइंस के ऊपर लिखा जाए, तो इसको मैं टेक्स्ट को कैसे सेट करूँगा। सबसे पहले तो मैं इसको पेज के ऊपर फिट करता हूँ, जितना पेज है वहाँ पे ये आ जाए। तो मैं सिंपली इसको क्लिक करूँगा और ऑब्जेक्ट में जाके यहाँ पे होगा अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, इसको क्लिक करने के बाद मैं क्लिक करूँगा सेंटर टू पेज। जब क्लिक करूँगा तो ये पेज के बिल्कुल वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर के ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसकी लाइंस के ऊपर लिखने के लिए सबसे पहले मुझे ये पता होना चाहिए इसकी लाइन में फासला कितना है, और अगर आप देखें तो ऊपर से कुछ एरिया छोड़ के लाइंस लगी हुई हैं और ये एरिया भी मुझे पता होना चाहिए। मैं यहाँ पे गाइडलाइन जो है वो ऐड कर लेता हूँ और यहाँ भी मैंने गाइडलाइन ऐड कर ली। अब मैं इसके दरमियान लाइन लगा के देखता हूँ ये कितना फासला है। तो गाइडलाइन इसलिए लगाई ताकि लाइन स्टार्ट करते वक्त भी वो यहाँ पे स्नैप कर देगी और एंड के ऊपर भी स्नैप कर देगी, लाइन लगाना ज़रा आसान हो जाएगा। तो मैं यहाँ से लाइन लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ। स्नैप नहीं कर रहा तो मैं यहाँ से करूँगा स्नैप टू गाइडलाइंस और यहाँ क्लिक करूँगा, देखिए स्नैप कर रहा। मैंने शिफ्ट की प्रेस की ताकि स्ट्रेट लाइन बने और यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब मैं इसका देखता हूँ तो इसका साइज़ है 9, तकरीबन ये 1 इंच है। गाइडलाइन थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है तो ये 1 इंच का फासला है। ठीक है, ये 1 इंच हो गया। अब मैं एक और गाइडलाइन लगाता हूँ नीचे, यहाँ पे दोनों लाइंस के दरमियान कितना फासला है इसको मेजर करने के लिए। मैं इसको डिलीट कर दिया, फिर दोबारा यहाँ से लाइन लेता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके शिफ्ट की प्रेस कर दी ताकि स्ट्रेट रहे लाइन। तो इसको मेजर किया तो 0.5, लाइंस के दरमियान फासला आधा इंच है और ये 1 इंच है। अब मैं इनको डिलीट कर देता हूँ, गाइडलाइंस जो है इनको भी डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे राइट क्लिक किया और डिलीट और ये भी मैंने डिलीट कर दिया। तो यहाँ से आप जूम 100% कर लें ताकि ये पूरा नज़र आए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे टेक्स्ट फ्रेम जो है वो ऐड कर देता हूँ, थोड़ा सा जूम आउट कर लें। यहाँ से आप टेक्स्ट फ्रेम लें और इस तरह से आप टेक्स्ट फ्रेम ऐड कर लें और साइज़ से आप इसको जो है इधर से और इधर से ड्रैग करके यहाँ पे और इधर से ड्रैग करके यहाँ पे और इधर से ड्रैग करके आप यहाँ पे लगा दें। अब ये पूरा पेज की साइड्स के साथ अटैच हो चुका है, जितना पेज है उतना ही हमारा टेक्स्ट फ्रेम है। अच्छा, अब मैं यहाँ से सेटिंग करनी है कि जो मेरा लिखा जाए वो इसके ऊपर है। पहले तो मैं इसमें टेक्स्ट फिल करता हूँ, मैं डबल क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक करके इस दफ़ा मैं मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ तो ऑप्शन नहीं आ रही टेक्स्ट फिलिंग की। उसकी वजह ये है कि नीचे जो बैकग्राउंड है उसकी ऑप्शन आनी शुरू हो गई हैं। देखें आउटलाइन, ट्रेस और ये वो चीज़ें, ये बैकग्राउंड इमेज की ऑप्शंस आ रही हैं, टेक्स्ट की नहीं आ रही। तो मैं इसको साइड पे करके इसको क्लिक करके लॉक कर देता हूँ। मैंने इसको लॉक ऑब्जेक्ट किया तो ये लॉक हो गया। मैं इसके ऊपर दोबारा टेक्स्ट रख देता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, उसी तरह ऑब्जेक्ट और अलाइन डिस्ट्रीब्यूट सेंटर, तो ये ऊपर आ जाएगा। अब मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करके राइट क्लिक करता हूँ, देखिए आ रहा है इंसर्ट। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर होते हैं तो उनकी राइट क्लिक की ऑप्शन एक दूसरे में इंटरफेयर करती हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए जिस ऑब्जेक्ट की आप ऑप्शन नहीं शो करना चाहते उसको आप लॉक कर दें। तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इसके अंदर टेक्स्ट जो है वो ऐड हो जाएगा। इस टेक्स्ट को अब हम अपनी मतलूबा लाइंस के ऊपर लेके आएंगे। इसके लिए हमें डॉक्यूमेंट के अंदर एक बेसलाइन ग्रिड होती है, उसकी सेटिंग करनी होगी। बेसलाइन ग्रिड रूल नोटबुक के पैटर्न को फॉलो करती है और हमारे पूरे पेज के ऊपर इवनली स्पेस हॉरिजॉन्टल लाइन लगाती है। बेसलाइन ग्रिड की लाइंस के दरमियान फासला बाय डिफ़ॉल्ट 14 पॉइंट्स होता है। डॉक्यूमेंट ग्रिड की तरह बेसलाइन ग्रिड भी हिडन होती है, लेकिन हम इसको शो कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले इसको शो करेंगे। अगर मैं यहाँ से व्यू में जाऊं और यहाँ से ग्रिड और एक डॉक्यूमेंट ग्रिड है और एक बेसलाइन ग्रिड है।
बेस लाइन ग्रिड जो होती है उसकी जो लाइंस के ऊपर ही टेक्स्ट जो है वो लिखा जाता है। उनकी लाइंस के दरमियान फासला बढ़ा दें तो टेक्स्ट की लाइन के दरमियान भी फासला ज़्यादा हो जाएगा, कम करने से कम हो जाएगा। तो हम एक्चुअली बेसिकली यही करेंगे कि बेस लाइन ग्रिड जो है उसके दरमियान फासला अपनी लाइन जितना फासला कर देंगे तो वो बिल्कुल उनके साथ मैच कर देंगे। तो टेक्स्ट जब उनके ऊपर लिखा जाएगा ऐसे लगेगा कि हमारी अपनी लाइन्स के ऊपर लिखा जा रहा है। तो ये देखिए मैं बेस लाइन ग्रिड को पहले तो ऑन करता हूँ, इसको ऑन करूँगा, फिलहाल ये नज़र नहीं आ रही, मैं इनको साइड पे करता हूँ, इसको अनलॉक करें तो ये देखें नीचे नज़र आ रही है इनके दरमियान फासला कितना कम है। बेस लाइन ग्रिड की दो ही सेटिंग्स होती हैं, एक ये कि टॉप से आपने कितना फासला छोड़ के पहली लाइन लगानी है और फिर हर लाइन के दरमियान कितना फासला होगा। हमने टॉप से 1 इंच छोड़ के पहली लाइन लगानी है और फिर हर लाइन के दरमियान हमारा फासला 0.5 यानी हाफ इंच होगा। अब इसको मैं दोबारा कंट्रोल जी करके उसी के ऊपर रख देता हूँ। तो मैं यहाँ पे टूल्स में जाता हूँ और ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखें वर्क स्पेस है, डॉक्यूमेंट्स हैं और ग्लोबल है। तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट में जाएं, यहाँ पे आप जाएंगे ग्रिड, ग्रिड को आप क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे बेस लाइन ग्रिड है। बेस लाइन ग्रिड के अंदर सबसे पहले तो स्टार्ट फ्रॉम टॉप जो कि हमने मेजर किया था 1 इंच था, तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं 1 इंच। और यहाँ पे 14 पॉइंट में, लेकिन हमने जो मेजर किया था वो हाफ इंच था, तो हम यहाँ पे पॉइंट की बजाय यहाँ पे 0.5 लिखने के बाद 7 इंच का साइन जो है वो दे देते हैं, ताकि जो फासला हमने लिखा है, ताकि जो वैल्यू हमने लिखी है वो इंचज़ में काउंट होगी। तो ये करने के बाद हम ओके का बटन जो है वो प्रेस कर देंगे। अच्छा जी, लेकिन ये अपनी लाइंस के ऊपर फिट नहीं आया, ठीक है जी। नीचे अगर हम देखें तो इसको भी अनडू करें, नीचे आप देखें कि बेस लाइन ग्रिड के दरमियान फासला तो चेंज हो गया लेकिन डॉक्यूमेंट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। हम इसको वापस उसकी जगह के ऊपर रखते हैं, मैं अनडू करके करता हूँ, वापस आ जाएगा और इसी तरह एक दफ़ा तो ये वापस आ गया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से क्लिक करूँगा अलाइन टू बेस लाइन ग्रिड, ठीक है। यूँ ही मैं इसको क्लिक करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और हमने कर दिया कि यहाँ पे तो नहीं हमने लिखना था, टेक्स्ट यहाँ भी लिखा गया, तो हम इसको क्लिक करते हैं, इसको आप क्लिक करें, क्लिक करके इसको टेक्स्ट फ्रेम को अंदर की तरफ यहाँ तक मूव कर दें। तो ये देखें हमारा टेक्स्ट जो है अब बिल्कुल फिट आ गया। अगर आपने यहाँ पे टाइटल लिखना है तो आप टाइटल भी लिख सकते हैं। एक और यहाँ से टेक्स्ट टूल लें, लेने के बाद आप यहाँ से टाइटल टाइप करें, जो भी आपने उसका कलर या साइज़ वगैरह देने के बाद आप मूव करके उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बेस लाइन ग्रिड को यूज़ करते हुए अपना टेक्स्ट इस तरह लाइंस के ऊपर अपनी मर्ज़ी से लेके आ सकते हैं।